अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज जो है हमने पढ़ना है पार्ट 3। जितने भी बायो 301 के जो प्रैक्टिकल्स हैं उनका आज हमने पार्ट 3 कवर करना है। ठीक है, यानी कि एक पोर्शन हमारा हो चुका है, दूसरा भी हो चुका है, अब तीसरे पे आते हैं। ठीक हो गया। उसमें हमने पढ़ना है प्रैक्टिकल नंबर 10, ब्लॉटिंग टेक्निक्स, कैरियोटाइपिंग। और जो 13 प्रैक्टिकल है उसको हम सिर्फ MCQ के तौर पे देखेंगे। क्रोमोसोम स्टेनिंग है तो ये इम्पॉर्टेंट मतलब MCQ के फॉर्म में या फिर वाइवा के लिए 2-4 बातें हैं इसके अंदर। ठीक हो गया। जेनेटिक प्रॉब्लम्स आई डोंट थिंक सो कि ये इंक्लूडेड है आपके सिलेबस में। ठीक है, तो ऊपर वाली चीज़ें जो है वो हम कवर करेंगे आज की टॉपिक में, आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले PCR टाइपिंग के साथ। ठीक है, PCR में क्या होता है बेसिकली, ये जो आपके फ्रेगमेंट्स होते हैं DNA के, उसको यू कैन से दैट कि एम्पलीफाई करने के लिए होता है। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसको कहते हैं। पॉलीमरेज रिएक्शन में हम लोगों ने बेसिकली क्या करना होता है कि जो हमारे पास DNA के फ्रेगमेंट्स या शॉर्ट टर्म रिपीट्स के जो चीज़ें भी आती हैं, हमने उसको एम्पलीफाई करना होता है। ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए ये बहुत यूज़फुल टेक्निक है जो कि आजकल कोविड में भी काफ़ी यूज़ हो रही है। Polymerase chain reaction is cardinal laboratory technology of molecular biology, arguably one of the most powerful laboratory techniques ever discovered. PCR combines unique attributes of being sensitive and specific with a great degree of flexibility. With PCR, it is possible to specifically address a particular DNA sequence and to amplify this. बेसिक पर्पस इसका ये है एम्पलीफिकेशन। ठीक है, लेकिन अब हम इसके थ्रू सीक्वेंस को भी स्टडी करते हैं। ये इसके दो मेजर फंक्शन है। टू एक्सट्रीमली हाई कॉपी नंबर्स, मतलब इतने ज़्यादा कि हम उसको अगेन एंड अगेन स्टडी कर सकें, हम उसको अच्छे से उस सीक्वेंस को एनालाइज कर सकें और उस पर काम कर सकें। तो ये बेसिक दो फंक्शन है PCR के। अगर आपसे कोई पूछे कि PCR के फंक्शन क्या है या हम इसको बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ये उस वाइवा का आंसर है। Since its initial development in early 1980s, dozens of variation in the basic theme of PCR have successfully been carried out. मतलब इसके बहुत सारे जो वेरिएंट हैं वो आ चुके हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। वेरिएशन ऑफ PCR मेक इट सीम्स लाइक ब्ला ब्ला ब्ला, आई मीन्स टू से कि इसकी हम डिटेल जो है वो आगे पढ़ेंगे। अब हमने ये देखना है कि मटेरियल्स कौन से हमें चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ चाहिए अपने प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए। ट्रिस HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, टैक DNA पॉलीमरेज, ये हमारा इंजाइम है। DNTPs यानी कि न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट्स, वो मॉलिक्यूल्स जिनको मिलाकर जोड़ कर यानी कि ये मोनोमर्स होते हैं। एक DNTP, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह पूरा DNA का जो सीक्वेंस है ना वो इससे बनता है। ठीक है, यानी कि DNA का जो पूरा अगली जो कॉपी हमने बनानी है वो इसी से बननी है। ये उसके मोनोमर्स हैं। टेम्पलेट DNA, मतलब जिसको वो स्टैंड टेम्पलेट जिसके साथ की हमने चीज़ें बनानी है। जिसे आप कहते हो ना टेम्पलेट ही कहा जाता है वैसे इसके, मतलब आपको एक चीज़ दी जाए ना कि भाई ये पेपर है और इसकी आपने फ़ोटो कॉपीज़ करनी है, तो वो जो आपका टेम्पलेट पेपर है ना वो टेम्पलेट DNA है। प्राइमर्स जो कि ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कराते हैं, वो हेल्पर्स जिनके आगे DNTPs लगती है। मतलब इतना सा सीक्वेंस होता है, इसके आगे इस तरह जो है ना DNTPs अटैच होती जाती हैं। ठीक है, तो प्राइमर वो चीज़ है। और साथ में डिस्टिल्ड, हाईली प्योरीफाइड डिस्टिल्ड वाटर। इक्विपमेंट, थर्मल साइक्लर। प्राइमर्स क्या होता है वो हमने पढ़ लिया है। डिज़ाइनिंग अप्रोप्रिएट, अच्छा जी, अब एग्जैक्टली सेम या उस रिएक्शन के हिसाब से प्राइमर डिज़ाइन करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। ठीक है, डिज़ाइनिंग अप्रोप्रिएट प्राइमर इज एसेंशियल टू सक्सेसफुल आउटकम ऑफ PCR एक्सपेरिमेंट। इस PCR एक्सपेरिमेंट को प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए ये चीज़ हमें चाहिए होती है। व्हेन डिज़ाइनिंग अ सेट ऑफ प्राइमर टू स्पेसिफिक रीजन ऑफ DNA डिजायर्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन, वन प्राइमर शुड बी anneal to plus strand which may convention is oriented in 5 to 3 डायरेक्शन। ये डायरेक्शन आपने याद रखनी है। ठीक है, पहली बात तो ये कि एनीलिंग प्रोसेस में प्राइमर यूज़ होगा, एक बात ये। दूसरा 5 to 3 डायरेक्शन में जो है इसकी मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन हो। ठीक है, नॉन एज नॉनसेंस टेम्पलेट, ठीक है, ऑल्सो नॉन एज
the sense or non-template strand. The other primer should be complement the minor strand which is oriented in 3 prime to 5 prime डायरेक्शन. जो सेंस होगा ना, जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा वो 5 to 3 होगा, और जो हमारे पास अदर दूसरा प्राइमर होगा वो 3 to 5 डायरेक्शन में होगा, जिसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं. टेम्पलेट स्ट्रैंड की डायरेक्शन 3 to 5 होगी और नॉन टेम्पलेट की डायरेक्शन 5 to 3 होगी. ये MCQ पोर्शन है जो आपने याद रखना है. देर आर फ्यू कॉमन प्रॉब्लम्स दैट अराइजेज व्हेन डिजाइनिंग प्रॉब्लम. ये उसकी प्रॉब्लम्स है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं अगर आपको एग्जामिनर ने शॉर्ट क्वेश्चन दिए तो. सेल्फ अनिलिंग प्राइमर्स रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर सच एज हेयर पिन लूप्स. ठीक है, कुछ प्राइमर्स होते हैं वो सेल्फ अनिलिंग भी करते हैं, मतलब वो अपना ही मर्जी करने लग जाते हैं और वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं. प्राइमर्स अनिलिंग टू ईच अदर. अब वो प्राइमर जो है वो एक दूसरे के साथ ही जुड़ जाते हैं. रादर देन DNA डायमंड क्रिएटिंग प्राइमर डाइमर्स. अब वो प्राइमर के डाइमर यानी कि दो जोड़ा बन जाता है, विच इज़ नॉट गुड. ड्रास्टिकली डिफरेंट मेल्टिंग टेम्परेचर फॉर ईच प्राइमर मेकिंग इट डिफिकल्ट टू सिलेक्ट एंड अनीलिंग टेम्परेचर दैट अलाउ बोथ प्राइमर्स टू. अब इनका जो है ना, मतलब अगर हम कोई डिफरेंट प्राइमर डाल रहे हैं तो उसका टेम्परेचर पहले वाले का टेम्परेचर डिफरेंट होगा, जिससे हमें डिफिकल्टी होगी टेम्परेचर को अनीलिंग के लिए मेंटेन करने में. ठीक है, अब हम बनाने लगे हैं जी रिएक्शन मिक्सचर. ठीक है, रिएक्शन मिक्सचर हमने कैसे बनाना है. सबसे पहले हमने मेकिंग अ टेबल ऑफ रिएजेंट दैट विल बी एडेड टू द रिएक्शन. हमें PCR की ट्यूब चाहिए. ठीक है, विद एथेनॉल रेजिस्टेंट मार्कर. रिएक्शन वॉल्यूम्स विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द स्टॉक रिएजेंट. ठीक है, अगर स्टॉक थिक है तो वो डेफिनेटली कम जाएगा, अगर स्टॉक थिक मतलब कि कंसनट्रेटेड. अगर स्टॉक सोल्यूशन जो है डाइल्यूटेड है तो मीन्स कि उसकी क्वांटिटी उस हिसाब से जाएगी. ठीक है, कंसनट्रेशन पे डिपेंड करता है. The final concentration of for a typical 50 माइक्रोलीटर रिएक्शन एज फॉलोज. अब 50 माइक्रोलीटर का जो रिएक्शन के लिए जो हमने बनाना है, ठीक है, बफर हमने लेना है यूजुअली सप्लाइड बाय मैन्युफैक्चर ऑफ द DNA पॉलीमरेज मे कंटेन 15 मिली मोल. मतलब इसके अंदर बफर के अंदर जो है ना, हो सकता है मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ऑलरेडी हो. ठीक है, उसके अंदर हमने 5 माइक्रोलीटर जो है ना वो 10x बफर पर रिएक्शन डालना है. ठीक हो गया. उस सब के अंदर जब हमने उसको मिक्स कर लेना है, जिस एक बफर जिसके अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड है और दूसरा बफर जो 10x पावर का है, हमने दोनों को मिक्स करने के बाद हमने उसमें डालनी है 200 माइक्रोलीटर DNTPs. ये याद रखेगा. ठीक है, एड 1 माइक्रोलीटर ऑफ 10 मिलीमोलारिटी DNTPs पर रिएक्शन यूज़ होते हैं. ठीक है, अब उन्होंने आपको DNTP की एग्जांपल दी है कि एडेनिन भी हो सकती है, इसमें साइटोसिन भी हो सकती है, थायमिन भी हो सकती है और गुआनिन भी हो सकती है. ठीक है, ये 4 इनकी होती हैं. उसके बाद हमने क्या करना है, 1.5 मिली मोलारिटी के जो मैग्नीशियम के आयंस है ऐड ओनली इफ़ नॉट प्रेजेंट. ये उस सूरत में हम डालेंगे अगर ऑलरेडी हमारे सॉल्ट में मौजूद नहीं है. लेकिन अगर हमारे सॉल्ट में है, मतलब जो सोल्यूशन हमने बफर पहले से लिया है किसी कंपनी से जिसने प्रोवाइडर ने प्रोवाइड किया उसमें नहीं है, फिर हम डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे. फॉर एग्जाम्पल ऑब्टेन 4.0 मिली मोलारिटी Mg+2 रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमल एप्लीकॉन प्रोडक्शन ऑफ अ कंजर्व्ड 5.66 बेस पे DNA सेगमेंट. फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ जो है ना हमें रिक्वायर्ड है, लेकिन फाउंड इन एन अनकरेक्टराइज्ड माइकोबैक्टीरियोफेज एंड एड 8 माइक्रोलीटर 25. अच्छा, इस सारी बात का मतलब ये था कि अगर तो आपको प्रोवाइडर ने वो चीज़ नहीं दी तो फिर आपको, ये उन्होंने एग्जांपल दी है कि भाई इस एंजाइम के लिए जो है ना हमें ये चीज़ रिक्वायर्ड होती है तो ये चीज़ हमें डालनी पड़ेगी. अगर नहीं है तो फिर ठीक है. 20 to 50 picomole of each primer. Add 1 microliter of each 20 माइक्रो मोलारिटी प्राइमर. आपने 1 माइक्रोलीटर जो है ना उसका डालना है. Add 10 raised power to 10 raised power 7 molecules about 1000 नैनोग्राम DNA टैम्पलेट. ये DNA टैम्पलेट हमने उसके अंदर इतनी क्वांटिटी में डालना है. Add 0.5 माइक्रोलीटर ऑफ 2 नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर. ये माइकोबैक्टीरियोफेज जो है ना वो हमने इसके अंदर ऐड करना है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है DNA पॉलीमरेज 50 माइक्रोलीटर पर रिएक्शन, यानी कि इतनी क्वांटिटी जो है ना हमने 50 माइक्रो पर लीटर के लिए डालनी है. ठीक हो गया. उसके बाद हमने स्टेराइल डिस्टिल्ड वाटर टू ऑब्टेन
50 माइक्रोलीटर फाइनल वॉल्यूम पर रिएक्शन एज प्री डिटर्मेंट। हमने 50 माइक्रोलीटर तक इसको फिल कर लेना। ये सारी चीज़ें डाल के हमारे पास द 33 माइक्रोलीटर पर रिएक्शन इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग वॉल्यूम अप टू 50, यानी कि ऊपर वाली जितनी चीज़ें हमने डाली है ना वो हमारी बन जाएंगी 17 माइक्रोलीटर्स। बाकी हमने ये पानी डालना है। ठीक हो गया। आगे हम इसमें पढ़ते हैं कुछ कंडीशंस या फिर कुछ प्रोसेसेस जो कि पीसीआर रिएक्शन के दौरान होते हैं। ठीक है, अब ये टेबल आपने एक दफ़ा ज़रूर देखना है, इसमें से आपका एमसीक्यू का पोर्शन आएगा या फिर वाइवा आपको पूछा जा सकता है। ये क्वांटिटी है सारी। ठीक है, सबसे पहले है डीनेचरेशन, यानी कि स्ट्रैंड को सेपरेट करना, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना होता है। ठीक है, जिसने उन चेन्स को जोड़ा होता है और फिर उसके बाद उसको जो है ना स्ट्रैंड्स को अलग करके उसके ऊपर प्राइमर लगाना होता है। उसके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है आपको 94 टू 96 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई एनीलिंग के दौरान क्या होता है। प्राइमर जुड़ता है आगे और फिर उसके आगे जो है ना डीएनटीपीज लगती हैं। ठीक है, उसके लिए आपको टेम्परेचर चाहिए होता है 45 टू 60 डिग्री सेल्सियस, जिसमें एंजाइम्स जो हैं वो मैक्सिममली काम करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक्सटेंशन सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए। इट स्टार्ट्स एट द एनील्ड प्राइमर एंड वर्क्स इट्स वे अलोंग द डीएनए स्ट्रैंड एट 72 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर याद रखने बहुत ज़रूरी है। सॉरी, आपने 72 डिग्री सेल्सियस दिया है एक्सटेंशन को, एनीलिंग के लिए 45 टू 60 डिग्री सेल्सियस है और डीनेचरेशन के लिए 94 टू 96 डिग्री सेल्सियस है। अब थोड़ा सा प्रोसेस समझ लेते हैं, एक रफ सा स्ट्रक्चर। ये आपके पास डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं। ठीक है, ये आपकी का प्राइमर है और ये आपकी डीएनटीपीज है, ये वाली। ठीक है, आपने दो स्ट्रैंड को सेपरेट कर लिया, ये होगी डीनेचरेशन। अब यहाँ के प्रोसेस में यहाँ से एनीलिंग स्टार्ट हो गई है। प्राइमर यहाँ आके लग गया है। जब प्राइमर यहाँ आके अपनी जगह पे अटैच हो गया है तो दोनों साइड पे 3 to 5 प्राइमर और 5 to 3 प्राइमर पे जो है ना न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होना शुरू हो गए हैं, डीएनटीपीज अटैच होना शुरू हो गए हैं। जब डीएनटीपीज अटैच होना शुरू हो गए यहाँ तक जो है ना, उसके बाद आगे क्या होता है, उसके ये स्ट्रैंड, ये जो दो स्ट्रैंड्स बने हैं ना, ये दो स्ट्रैंड दोबारा से सेपरेट आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब पीसीआर का प्रोसेस इस तरह का होता है कि एक दफ़ा आप उनको डीनेचरेशन टेम्परेचर देते हो, फिर एनीलिंग पे आते हो। जब एक दफ़ा एनीलिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो जो स्ट्रैंड बन चुके होते हैं आपने दोबारा से टेम्परेचर हाई करना होता है ताकि वो जो बने हैं वो दोबारा से अलहदा हो जाए और इनकी फिर कॉपीज बनाई जा सके फिर अगले प्रोसेस में। इसीलिए इसको चेन रिएक्शन कहा जाता है। आप एक दफ़ा टेम्परेचर ज़्यादा करते हो, फिर कम करते हो, फिर ज़्यादा करते हो, फिर कम करते हो। एक में चेन्स बनती हैं, एक में अगले में सेपरेट आउट होती हैं और वो जो सेपरेट आउट हुई होती हैं उनके साथ दोबारा स्ट्रैंड्स बन जाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है जब तक आप इसको स्टॉप नहीं करते और जब तक आपके पास डीएनटीपीज ख़त्म नहीं हो जाती। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉपीज़ जो है ना इसमें बन जाती हैं। एडवांटेजेस इसकी क्या हैं? एडवांटेजेस तो हमें पता है कि भाई डिजीज़ डायग्नोसिस में और भी बहुत सारे प्रोसेस में यूज़ होता है, लेकिन जहाँ पे नुकसान की बात आती है वहाँ पे जो है ना पीसीआर के जो फ्रेगमेंट्स हैं उनमें म्यूटेशंस आ सकती हैं। ठीक है, टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर लो, टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर लो। इसके साथ साथ जो एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं वो जो डीएनए का ओरिजिनल स्टैंड होता है उसको भी म्यूटेट कर सकते हैं। Prior information on the sequence is necessary. पहली बात तो ये है कि आपको सीक्वेंस के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको डीनेचरेशन, नेचरेशन हर चीज़ का पता चल सके। उसके बाद कुछ टाइप हैं पीसीआर की, जैसे नेस्टेड पीसीआर है, मल्टीप्लेक्स पीसीआर है। अच्छा जी, जो नेस्टेड पीसीआर है उसके अंदर क्या होता है, इट इंक्रीज द स्पेसिफिसिटी ऑफ डीएनए एप्लीकेशन। मतलब कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर जो है ना, मतलब थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन आ जाती है। जैसे कि आप मेडिकल चूज़ कर लेते हो तो आपकी फील्ड थोड़ी स्पेसिफाई हो जाती है। बाय रिड्यूसिंग द बैकग्राउंड ड्यू टू नॉन स्पेसिफिक अब बैकग्राउंड को रिड्यूस कर दिया जाता है और वो चीज़ होती है वो बहुत ही स्पेसिफाइड हो जाती है, वो पर्टिकुलर चीज़ पे काम कर रही होती है। 2 sets of primers are used in 2 successive PCR in first reaction. 1 pair of primer is used to generate DNA products, which besides intend the target makes still consist of non-specifically amplified DNA fragment. The products are then used in second PCR with a set of primers whose binding sites are completely or partially different from and located of each primers used in the first reaction.
पहले में तो रिएक्शन नॉर्मल होता है, पहले मतलब यूजुअली पीसीआर जैसा, लेकिन जो दूसरा प्राइमर का सेट होता है वो डिफरेंटली काम करता है और फिर वो उस रिएक्शन को जो है स्पेसिफाई करा रहा होता है। देन हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लेक्स पीसीआर। मल्टीप्लेक्स का नाम से ही आपको जाहिर हो रहा था कि रिपीटेडली आप बहुत सारे डीएनए के फ्रेगमेंट जो है ना, मतलब आपने एक जीन डाला ना, आप उसको रेप्लिकेट कर रहे हो, आप मल्टीपल को एक टाइम पे कर सकते हो। इसके अंदर ना छोटे छोटे फ्रेगमेंट बने होते हैं जिसमें, अच्छा जी, मल्टीपल प्राइमर सेट्स होते हैं। मतलब आप यूजुअली तो वैसे एक प्राइमर का सेट डालते हो ना, इसमें मल्टीपल होते हैं जो अलग अलग स्ट्रैंड्स पर रिपीटेडली काम कर रहे होते हैं। मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक रो में, एक लाइन में 6 गाड़ियां चला रहे हो, तो मल्टीपल चीज़ें जो है ना उसमें कॉपी होती जा रही होती हैं। आपको बेसिक बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर, आरटी-पीसीआर क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में सिंपली यही होता है कि डीएनए से आरएनए बनता है सीधी सीधी ट्रांसक्रिप्शन में, लेकिन इसमें आरएनए से डीएनए बनता है, ठीक है। यानी कि वो जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का स्ट्रैंड होता है ना, उससे आप आगे प्रोसेस कंटिन्यू करा रहे होते हो। तो इस तरह ये चीज़ जो है कंटिन्यू रहती है। If the genomic DNA sequence of gene is known, RT transcription set and determined termination sites, इन शॉर्ट इसमें होता यही है कि वो जो आरएनए होता है जिसको आपने सीडीएनए बनाया होता है, उस सीडीएनए से आगे सारी जो हैं चीज़ें बन रही होती हैं। सो यानी कि डीएनए के स्ट्रैंड्स बन रहे होते हैं, उसको एज ए टेम्पलेट यूज़ किया जाता है। क्वांटिटेटिव पीसीआर में क्या होता है, इसमें एग्जैक्टली मैयर करके क्वांटिटी जो है ना टारगेट सीक्वेंस की हमें पता होती है। इट क्वांटिटेटिवली मैयर स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ डीएनए, सीडीएनए और आरएनए। Quantitative PCR is commonly used to determine whether a DNA sequence is present in a sample and in a sample, यानी कि पहले तो ये देखना होता है कि वो उसमें है या नहीं है। एंड इट कॉपीज एंड नंबर ऑफ इट्स कॉपीज इन सैम्पल, मतलब हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी पता होती है। क्वांटिटेटिव पीसीआर है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और जितना हमने डाला है, मतलब ये बहुत एफिशिएंटली काम करता है, उतनी क्वांटिटी हमें मिलती है, ठीक है। हॉट स्टार्ट पीसीआर में क्या होता है, टेक्निक दैट रिड्यूसेस नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीकेशन। ये जो हमने कहा था ना कि भाई म्यूटेशंस हो जाती हैं, स्पेसिफिसिटी नहीं रहती, तो क्योंकि स्पेसिफिक जो नेस्टेड पीसीआर था उसमें भी सेकंड स्टेप में जाके स्पेसिफिसिटी आती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसने नॉन स्पेसिफिसिटी को जो है ना रिड्यूस कर दिया है। इट विल बी परफॉर्म्ड मैन्युअली बाय हीटिंग रिएक्शन कंपोनेंट टू डीनेचुरेशन टेम्परेचर, मतलब उसको मैनुअली सेट किया जाता है। आपके जो हॉट स्टार्ट पीसीआर पड़े होते हैं लैब्स के अंदर, उसमें मैनुअली सेट किया जाता है कि पहले इतना टेम्परेचर, ठीक उतने टाइम के बाद अगला टेम्परेचर इतना होना चाहिए, मीन के 60 तक होना चाहिए और इतने टाइम के लिए होना चाहिए। Specialized enzyme sets systems have been developed that inhibit the polymer's activity at ambient temperature, either by binding of an antibody or by presence of covalently bonded inhibitors, यानी कि वो एक प्रोसेस को एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टॉप कर देते हैं। अब वो उसके लिए टेम्परेचर को यूज़ करें, अब वो उसके लिए एंजाइम्स को यूज़ करें, इनहिबिटर्स यूज़ करें, इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन। अच्छा जी, आगे भी कुछ एग्जांपल हैं। एसिमेट्रिक पीसीआर है, नैनो पार्टिकल पीसीआर है। आई डोंट थिंक सो कि इनमें से आपका कोई वाइवा टाइप क्वेश्चन आने वाला है। कॉलोनी पीसीआर, इन सीटू पीसीआर एंड ऑल दैट, जो इम्पोर्टेंट टाइप्स थी वो हम पढ़। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग पढ़ते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक प्रैक्टिकल नंबर 11। इसमें हमने क्या करना है भाई, साउदर्न ब्लॉटिंग एक मेथड होता है जिसमें हमने डीएनए की किसी स्पेसिफिक जीन को ब्लॉट यानी कि कलर देना होता है। यू कैन से दैट, हमने उसको स्पेसिफाई करना होता है, हमने उसको हाईलाइट करना होता है, हमने उसको देखना होता है कि भाई जैसे आप पूरे स्ट्रैंड में किसी जगह पे ब्लू कलर लगा दो और आप उसको सारे स्ट्रैंड में मिक्स कर दो, तो जब आप वो ब्लू कलर उठाओगे ना तो वो स्ट्रैंड आपका होगा। निशानी जैसे लगाते हैं ना, डाई करना किसी चीज़ के ऊपर, उसको स्पेसिफाई करना, ठीक है। ब्लॉटिंग टेक्निक में बेसिकली ये होता है। साउदर्न ब्लॉटिंग कंबाइंस ट्रांसफर टू electrophoresis separated DNA fragments to a filter membrane and subsequent fragment detection by a probe, यानी कि हम उसके अंदर एक प्रोब डाल देते हैं, एक डीएनए का फ्रैगमेंट डाल देते हैं जिसको हमने, जो हमें हाईलाइट कराएगा कि भाई ये आपका स्पेसिफिक जीन है जो यहाँ पे प्रेजेंट है। अब उसके लिए मटेरियल हमें चाहिए डीएनए,
मटेरियल एंड मेथड हम लोग एक दफ़ा हल्का हल्का सा देख लेते हैं. बाकी बेसिक टेक्निक तो एज यू पीपल नो, डीएनए इज digested with a restriction enzyme and separated by gel electrophoresis, usually an agarose gel. Because there are so many different restriction fragments on the gel, it usually appear as a smear rather than discrete bands. ये एक स्मीयर की फॉर्म में शो होता है रादर देन डिस्क्रीट बैंड, अलग अलग टुकड़े नहीं बने होते. द डीएनए इज डीनेचर इनटू सिंगल स्ट्रैंड बाय इंक्यूबेशन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. देन क्या करना है, हमने डीएनए जो है उसको ट्रांसफ़र करना है एक मेम्ब्रेन में विच इज़ शीट ऑफ स्पेशल ब्लॉटिंग पेपर. अब हमने जो हमारा जो स्मीयर टाइप प्रिपेयर हुआ है उसको हमने शीट के ऊपर ट्रांसफ़र करना है. दैट डीएनए फ्रेगमेंट्स रिटेन द सेम पैटर्न ऑफ सेपरेशन दे हैड ऑन द जेल. अब वो सेम सेपरेशन पैटर्न को शो करेंगे जो कि जेल में था, जैसे वो जेल में शो करते हैं. द ब्लॉट इज़ इंक्यूबेटेड इन मैनी कॉपीज ऑफ probe which is single stranded. The probe will form base pair with its complementary DNA sequence. ये चीज़ थोड़ी सी याद रखने वाली कि जो probe है वो base pair with its complementary DNA sequence and bind to form a double stranded DNA molecules. The probe cannot be seen, but it is either radioactive or has enzyme bounded to it. अच्छा जी, द लोकेशन ऑफ प्रॉप इज़ रिवील्ड बाय इंक्यूबेटिंग इट विद अ कलरलेस सबस्ट्रेट. जब हम उसको इंक्यूबेट करते हैं ना कलरलेस के साथ, दैट अटैच एंजाइम कन्वर्ट टू अल्कोहल प्रोडक्ट दैट कैन बी सीन और गिव्स ऑफ लाइट. अब बाकी चीज़ें जो होती हैं ना वो कलरलेस हो जाती हैं, और वो जो एक हमने निशानी उसके अंदर डाली होती है ना, जो हमारा प्रोब होता है, जो डीएनए का टुकड़ा होता है जो हमने उसके अंदर चिपकाया होता है, वो हमें विच एक्सप्रोज एक्सरे फिल्म, वो हमें थोड़ा सा उसको एलिमिनेट करके दिखाता है कि भाई ये देखो यहाँ दिस इज़ योर थिंग, यहाँ पे आपकी चीज़ प्रेजेंट है. इफ़ द प्रोब वाज लेबल विद रेडियो एक्टिविटी इट कैन एक्सपोज एक्सरे फिल्म डायरेक्टली. एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं. व्हाट वाज एडवांटेजेस? साउदर्न ब्लॉट्स अलाउ इन्वेस्टिगेटर्स टू डिटरमाइन molecular weight of restriction fragment and to measure relative amount in different samples. प्रैक्टिकल नंबर 12 करेंगे कैरियोटाइपिंग. कैरियोटाइपिंग में हम लोगों ने क्या करना है, बेसिकली जो क्रोमोसोम एक में प्रेजेंट होते हैं ना एक सेल के अंदर, उसको हमने देखना है, उसको हमने डिज़ाइन करना है, या हमने देखना है कि उसमें कितने होते हैं. ठीक है. A chromosome is a structure that organizes DNA and protein in the cell. Chromosome क्या होता है, as we all people know, it is a single piece of called DNA containing coding and non-coding chromosome. हमें पता है कि 23 क्रोमोसोम्स के पेयर्स होते हैं, टोटल 46 होते हैं. उसमें 22 पेयर्स जो हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं. ठीक है, ये आपको वैसे तो याद होगा, लेकिन अगर नहीं याद रख लें. ठीक है, 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स गिविंग अ टोटल ऑफ 46 पर सेल. 46 ह्यूमंस में होते हैं. ठीक है. इन ट्यूमर सेल्स क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी हैज़ बीन कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द hallmarks ऑफ ट्यूमर फॉर्मेशन. अच्छा जी, हमने क्या करना है, हमने सिर्फ कैरियोटाइपिंग का मतलब होता है उस चीज़ को, यू कैन से दैट कि आपने उस चीज़ को चेक करना है, जज करना है, आपने उसको एनालाइज करना है. मैं आपको सिंपली कैरियो डायग्राम दिखा देती हूँ मैं आपको. ठीक है, ये कैरियोटाइप की डायग्राम है कि आपने उनको मतलब कि हाईलाइट करके उनको विजिबल टाइप चीज़ में ला के देखना होता है. फिर आपने इसको काउंट करना है. फिर आपने ये देखना है कि जे शेप कितने हैं, आई शेप कितने हैं, वी शेप कितने हैं. हर ऑर्गेनिज्म के अलग अलग होते हैं ना, तो हर स्पीशी के स्पेशली. तो ये चीज़ें कैरियोटाइपिंग में आ जाती हैं. मीन कि उसको स्टडी करना. मटीरियल्स एंड रिएजेंट 15 ml हमें क्या क्या चाहिए. 15 ml फैल्कन ट्यूब, हेयरपिन ट्यूब, कल्चरल फ्लास्क, माइक्रोपाइपेट, पास्चर पाइपेट, 1 to 10 ml पाइपेट, बीकर, माउस कैप, हेड कैप, ग्लव्स और टिप्स. ये सारी चीज़ें हमें मटेरियल्स में चाहिए. केमिकल्स में हमें क्या क्या चाहिए. अल्कोहल, मेथनॉल, ग्लेशियर एसिटिक एसिड, RPMI 1640 आई गेस ये डाई है. स्ट्रेप्टोमाइसिन ये भी डाई है. जो पेंसिलिन, एल ग्लूटामीन, ये सारे केमिकल्स हैं जो हमें. एथिडियम ब्रोमाइड, ETBR मीन्स एथिडियम ब्रोमाइड, ये भी डाई है. कॉल्ट्रिसिन और कॉल्सिमाइड, उसके साथ हमें चाहिए KCl एसिड, जिम्सा, ट्रिप्सिन एंड वाटर. ये सारी चीज़ें जो हैं, कोई pH मेंटेन करेगा, कोई बफर की फॉर्मेशन लाएगा. ठीक है, अलग अलग फंक्शंस हैं सबके. इंस्ट्रूमेंट्स में हमें क्या क्या चाहिए.
क्लास 3 सेफ्टी कैबिनेट चाहिए हमें, लैमिनर फ्लो जिसमें होता है सेफ्टी कैबिनेट, जो जर्म्स फ्री होता है, जर्म्स उसके अंदर नहीं जा सकते, या वो मतलब कि वो प्रॉपर सेफ्टी का जो एक कैबिनेट होता है सेंट जिसमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं। सेंट्रीफ्यूज, माइक्रोस्कोप, इंक्यूबेटर और रेफ्रिजरेटर, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो हमें चाहिए। अब उसके लिए प्रोटोकॉल क्या है, तरीका क्या है इस चीज़ को करने का। सबसे पहले तो ये है कि पेरिफेरल ब्लड लिम्फोसाइट कल्चर मेथड इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहले हमने सैंपल कलेक्ट करना है। 2 ml ऑफ होल ब्लड सैंपल इज कलेक्टेड इन द हैपरिन ट्यूब। स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशंस आर मेंटेन, मतलब कि जर्म्स नहीं आने चाहिए, बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का। द सैम्पल मस्ट प्रोसीड अंडर 24 आवर्स, और 24 घंटे के अंदर उस पर काम करना होगा। हाउएवर बिफोर डूइंग कल्चर प्लेस सैंपल फॉर समटाइम्स एट रूम टेम्परेचर, थोड़ी देर उसको जो है रूम टेम्परेचर पर पड़ा रहने दें। Cell structure, one of the most important procedure in the cytogenic analysis is to maintain aseptic condition. Therefore, before doing the cell culture, check all the instrument, and ये सारी बात हमने ऊपर कर ली है कि हमने उसको जर्म फ्री रखना है, हम उसको एक हाइजीनिक कंडीशन में रखना है, रूम टेम्परेचर पे रखते हुए भी। वाइप द लैमिनर फ्लो, यानी कि जो सेफ्टी कैबिनेट है हमारा, जैसे आपने लैब्स में पढ़े हुए देखे होंगे कि वो अलमारी सी बनी होती है, उसके अंदर आप अपने हाथ और ग्लव्स वगैरह डाल सकते हो, और उसमें से जो एयर जो उसके अंदर आती है वो भी स्टेरिलाइज होके आती है, और जो बाहर जाती है वो भी स्टेरिलाइज होके जाती है। अल्कोहल के साथ आपने उसको सारा वॉश करना है, साफ करके। वेयर ग्लव्स, मास्क एंड हेड कैप, फर्दर वेयर अ क्लीन लैब कोट। ये सारी चीज़ें आपने सेफ्टी का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है। डोंट ओपन एनी ऑफ द रिएजेंट अंटिल नाउ, अभी तक आपने किसी रिएजेंट को नहीं खोला। नाउ क्लीन ऑल द प्लास्टिक वेयर एंड ग्लास वेयर विद अल्कोहल, अब जितने भी चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है उनको हल्के अल्कोहल से क्लीन आउट करें। क्लीन योर हैंड्स विद, ये सारा प्रोसीजर जो है ना, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में करती हूँ। आपने क्या करना है, आपने रिएजेंट्स याद करने, 7 ml आपने ऐड करना है इसके अंदर 7 ml ऑफ RPMI1640 कंप्लीट मीडिया टू द 15 ml फैल्कम ट्यूब। केयरफुली क्लोज द बॉटल एंड कवर इट विद पैराफिल। आपने इसको पैराफिल्म के साथ कंप्लीटली कवर कर देना। हमारा बेसिक जो पर्पस है वो ये है, जितना भी एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया वो कंटेमिनेशन फ्री होना चाहिए। कंटेमिनेशन आ गई तो हमारा एक्सपेरिमेंट गया, ठीक है। अब हमने उसके अंदर क्या करना है कि जो हमने लिया है सब कुछ साफ कर लिया, हमने सैंपल भी ले लिया, उसके अंदर हमने RPMI भी डाल दिया, और उसके अंदर हमने पैराफिल्म से उसको कवर भी कर दिया, सारा कुछ हो गया। अब हमने 100 मिलीग्राम जो है ना पर ml के हिसाब से 10 माइक्रोलीटर जो है पेंसिलिन डालनी है। 20 माइक्रोलीटर जो है हमने स्ट्रेप्टोमाइसिन डालनी है, ये क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स टू द ट्यूब कल्चर। अब क्या करना है, हमने 200 ml ऑफ 100 माइक्रोलीटर ग्लूटामिन डालनी है हमने, फॉलोड बाय एडिशन ऑफ 100 फाइटो हिमाग्लूटिनिन क्या एम डालनी है, जो उसको ग्लूटिनेशन से बचाएगा, एग्लूटिनेशन से, ठीक है। नाउ केयरफुली ऐड 0.7 ml ऑफ ब्लड सैंपल इन द कल्चर ट्यूब। हमने वो सोल्यूशन प्रिपेयर कर लिया जिसमें हमने कल्चर अपना डालना है, अपना सैंपल डालना है, ठीक है। कल्चर इज मिक्सड वेल by inverting gently several times and incubated at 37 डिग्री सेल्सियस for 70 to 72 hours। आपने उसके अंदर जितने एंटीकोगुलेंट भी डाल दिए, आपने उसके अंदर रिएजेंट्स भी डाल दिए, सारा काम करके आपने उसको 70 to 72 आवर्स के लिए रख दिया। रिमेंबर द ट्यूब्स आर प्लेस्ड एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, आपने उसको 45 डिग्री पे रखना है, ठीक है। अब 70th आवर में आपने क्या कल्चर करना है कि कल्चर 100 माइक्रोलीटर ऑफ 0.2% कॉल्सीमाइड जो है ना वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। फिर आपने उसको मतलब आपने काम शुरू करने से 2 घंटे पहले उसको जो है ना एक और डोज दे देनी है कैल्सीमाइड की, ठीक है। कैल्सीमाइड की डोज आपने उसको दे दी। अब आपने उसको दोबारा से 2 घंटे के लिए इंक्यूबेट करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो क्वांटिटी वगैरह है ना ये आपने याद रखनी है। किसी हद तक आपको ये पता होना चाहिए कि हमने कब डाला था और क्या डाला था। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है प्री हार्वेस्टिंग स्टेप क्या थे, ठीक है। हार्वेस्टिंग यानी कि अब हमने अपना कल्चर बाहर निकालना है, फिर हमने उसको सेंट्रीफ्यूज करना है एट 3500 RPM पे फॉर 8 to 10 मिनट्स। आपने उसको सेंट्रीफ्यूज भी कर लिया। उसके बाद आपने जो है उसके अंदर डालना है KCl 0.56%। हाइपोटोनिक सोल्यूशन इज एडेड अप टू 8 ml मार्क ऑफ द फैल्कन ट्यूब। आपने 8 ml तक उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में भी कन्वर्ट कर लिया, मिक्स भी कर लिया।
फिर आपने इसको इंक्यूबेट करना है। जब आपने लैब में ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किए होंगे ना, तो आपको जो चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है, मैं प्रोसीजर रिवाइज कर रही हूँ ताकि आपको उस चीज़ की समझ भी आए, लेकिन जो चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है वो मैं या तो अंडरलाइन कर लूँ या हाईलाइट कर लूँ, जो आपको वाइवा में पूछी जा सकती है और जो की पॉइंट्स आपको प्रैक्टिकल के पता होने चाहिए। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, सारी चीज़ें आपने उसके अंदर डाल दी। उसके बाद मिक्स इट विद सेम पेस्चर पिपेट अंटिल ब्राउन होमोजेनाइज्ड मिक्सचर अपीयर। जब तक वो होमोजेनाइज नहीं होता तब तक आप उसको मिक्स करते रहें। अब आपने सारे सोल्यूशन जितने बचे खुद से डाल के अब अपने उसके अंदर क्या करना है, 2500 आरपीएम पे उसको जो है ना 8 to 10 मिनट्स के लिए दोबारा सेंट्रीफ्यूज करना है, ताकि वो 100% मिक्स हो जाए हर चीज़ उसके अंदर। डिस्कार्ड द सुपर नेटेंट एंड टू पैलेट एड 8 ml ऑफ चिल्ड फिक्सेटिव अगेन मिक्स इट प्रॉपरली एंड सेंट्रीफ्यूज एट द सेम आरपीएम। अब आप उसके अंदर उसको जो है ना दोबारा से करोगे, दोबारा से उसके अंदर फिक्सेटिव डालोगे, दोबारा से उसको जो है ना सेंट्रीफ्यूज करोगे, और तब तक आप ये चीज़ सुपरनेटेड निकालते जाओगे, फिक्सेटिव डालते जाओगे, फिर उसको वॉश आउट करोगे, फिर डालोगे, जब तक क्लियर वाइट पैलेट जो है ना वो हमारे पास आ नहीं जाती है। वंस क्लियर पैलेट अपेयर्स डिजॉल्व द पैलेट इन 2 ml फिक्सेटिव। नाउ स्टोर एट ट्यूब 4 डिग्री सेल्सियस। आपने उसको निकालने के बाद जो स्टेप्स करने थे वो कर लिए। अब आप उसको 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है स्टोर करोगे। अब आप ये याद रखिएगा कि आपने उस ट्यूब को 4 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना है, ठीक है। स्लाइड प्रिपरेशन के लिए आपने क्या करना है, पहले आपने सारा सोल्यूशन बना दिया, अब आप करने लगे हैं स्लाइड प्रिपेयर। उसमें आपने क्या करना है, टेक अ ग्रीस फ्री चिल्ड स्लाइड एट एंड ड्रॉप डाउन 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ द कल्चर सोल्यूशन फ्रॉम 2 feet हाई। आप उसको 2 feet हाई से 2 से 3 ड्रॉप जो है ना वो डालोगे उसके ऊपर। चिल्ड स्लाइड, ठंडी मतलब कि वो स्लाइड जो है ना वो होनी चाहिए। यूजिंग अ प्री चिल्ड स्लाइड फिक्स द क्रोमोसोम फास्टर। तो वो जितने भी क्रोमोसोम उसके अंदर होते हैं वो उसको अच्छे से फिक्स कर देता है स्लाइड के ऊपर। हीट फिक्स द स्लाइड बाय हीटिंग जेंटली सेवरल टाइम्स एंड स्टेन इट विद जिम्सा स्टेन फॉर 5 to 10 मिनट्स। अब आपने उसको फिक्स करना है और आपने स्टेन याद रखना है कि आपने किस स्टेन से उसको आफ्टर हीटिंग जो है स्टेन किया था। Heating will fix the chromosome faster. However, care must be taken while heating the slide. Chromosome component must not be burned. उसको इतना हीट नहीं करना कि वो जल जाए, सिर्फ हल्का सा कि वो हल्का हल्का ड्राई हो जाए, उसके ऊपर फिक्स हो जाए। आफ्टर स्टेनिंग वॉश द स्लाइड विद रनिंग टैप वाटर एंड ड्राइट। आपने उसको फिक्स कर लिया, ठीक है, आपने उसको साफ कर लिया। ऑब्जर्व द स्लाइड फर्स्ट इन 10x। अब आपने उसको डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोस्कोप की पावर में जो है ना देख लेना है। 3 or 4 ड्रॉप्स ऑफ सेल सस्पेंशन ड्रॉप फ्रॉम 2 हाइट फीट। अच्छा जी, ये आपको जिम्सा बैंडिंग के कुछ स्टेप्स बता रहे हैं। एज स्लाइड फॉर 3 hours एट 80 डिग्री सेल्सियस। स्टेन स्लाइड इन 2% जिम्सा सोल्यूशन फॉर 5 minutes। Deep the slide in trypsin solution for 5 to 10 minutes and immediately washes it with the PBS. Again stain slide। ये आप उस कंडीशन में करेंगे जब आपने उसको बैंडिंग करनी है, ठीक है, जब आपने उसके बैंड्स बनाने हैं, जब आपने उसको क्लियरली देखना है। इफ़ द सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू सी दैट। अब आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है। सो दैट वाज लेक्चर नंबर प्रैक्टिकल नंबर 12। आई होप दिस इज़ इनफ फॉर योर वाइवा। For the next practicals, till then, Allah Hafiz.